दोस्तों, आज के इस सेशन में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ एमसीक्यू है एनसीईआरटी के, इनको सोल्व करेंगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, मेनली ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जैविक अपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसे कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में कौन सा अंश अपघटित नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये पता रखना है कि यहाँ पर जो भी जैविक अपशिष्ट है उनका अवायवीय पाचन होने से जो बायोगैस बनती है और बायोगैस बनने के दौरान जो ऐसा कौन सा जैविक अपशिष्ट है जिसका अपघटन नहीं होता है। तो दोस्तों, वो वाला जैविक अपशिष्ट कौन सा होता है? लिग्निन होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये वाली जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए गए, इसलिए कुछ शब्दों में मात्रात्मक त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की इजाजत दे दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाजत दी गई है? तो दोस्तों, आपको ये पता है कि जो पेट्रोल है इसकी खपत ज्यादा हो रही है, इसलिए पेट्रोल की कमी हो रही है। तो इसके कारण क्या किया है, आने वाले समय में जो अल्कोहल है इसी से किसका निर्माण किया जाएगा? पेट्रोल का निर्माण किया जाएगा। और भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की जो परमिशन है वो प्रोवाइड कर दी है। और कितनी मात्रा में कितना प्रतिशत अल्कोहल मिलाने की परमिशन इजाजत भारतीय सरकार ने प्रदान की है? तो दोस्तों, कितना प्रतिशत अल्कोहल मिला सकते हो? 5% अल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्रीकारी साइनोबैक्टीरियम जो कि जलीय फर्न एजोना के साथ सहजीवीय साहचर्य भी बना सकता है, कौन सा है? दोस्तों, मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन मीनिंग नाइट्रोजन स्त्रीकारी चाहिए, साइनोबैक्टीरिया चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र जीवी होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या बोल रहा है? जो जलीय फर्न एजोना के साथ सहजीवीय साहचर्य संबंध भी बना सकता है। तो ऐसा कौन सा साइनोबैक्टीरियम है जो स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण कर सकता है, साथ में जलीय फर्न एजोला के साथ क्या कर सकता है? सहजीवीय संबंध बना सकता है। तो कौन सा होता है दोस्तों ऐसा साइनोबैक्टीरियम कौन सा होता है? एनाबीना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाबीना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दे रखे हैं आपको, इन 4 कथन में से आपको जो सही कथन है उसको पहचानना है। पहला कथन देखिए, बीटी कपास में बीटी इंगित करता है कि यह आनुवांशिक रूपांतरित जीव जैव तकनीक से प्राप्त होते। बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मीनिंग क्या होता है? आनुवांशिक रूपांतरित होते। लेकिन यहाँ पर जो बीटी है वो किसको प्रदर्शित करता है? बेसिलस थ्यूरिजेंसिस को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? बेसिलस थ्यूरिजेंसिस को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर क्या मेंशन किया है? आनुवांशिक रूपांतरित जीव जैव तकनीक से प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात तो सही है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव तकनीक से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर बीटी किसको इंगित करता है? बीटी यहाँ पर इंगित करता है बेसिलस थ्यूरिजेंसिस को। ये वाला कथन क्या हो गया दोस्तों? यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वांछित जीन रखने वाले 2 पूर्ण पादप कोशिकाओं के संयुक्त होने में सम्मिलित होते। ये भी इनकरेक्ट है दोस्तों। जो भी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको बोलते हैं कायिक संकरण बोल सकते हो आप, वांछित जीव रखने वाले 2 पूर्ण पादप कोशिकाओं के संयुक्त होने में सम्मिलित नहीं होते। कथन नंबर 3 देखिए दोस्तों, रक्त संबंधित हिस्टीन ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस के बीजों से उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, जो कि रक्त संबंधित हिस्टीन है। ट्रांसजेनिक किसे प्राप्त किया जाता है? ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस। तो ये पता रखना आपको, ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस के बीजों से उत्पन्न किया जाता है। किसको? रक्त संवर्धित हिस्टीन को। तो ये वाला कथन क्या है? सही कथन। और आपको कौन सा कथन पहचानना था? सही कथन पहचानना था। चौथा देखिए, क्लेवर सेवर प्रजाति इथाइलिन के उत्पादन को बढ़ाती है, इथाइलिन के उत्पादन को ये बढ़ाती नहीं है। तो ये वाला भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस से प्राप्त क्राई फर्स्ट
एंडोटोक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं, मतलब जो बीटी होता है बेसिलस thuringiensis से प्राप्त कौन से जीन की बात कर रहा है, यहाँ पर क्राइफस्ट की बात कर रहा है। क्राइफस्ट एंडोटोक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं, मतलब किसके प्रति ये प्रभावी होते हैं, मक्खियां, निमेटोड, बोलवर्म और मच्छर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बोलवर्म के प्रति क्या होते हैं, कारगर होते हैं। कौन से जीन, क्राइफस्ट जीन है बेसिलस thuringiensis के किसके प्रति कारगर होते हैं, बोलवर्म के प्रति कारगर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन या उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मतलब जो भी शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित की गई फसलें हैं, इनका उत्पादन करना या इनका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, बिना शाकनाशियों का उपयोग किए ही खेत से खरपतवारों को दूर करना काफी हद तक ठीक है कि खेत से खरपतवारों को दूर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, बिना शाकनाशियों का उपयोग किए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर का मीनिंग क्या है, मानव श्रम का उपयोग किए बिना ही खेत से खरपतवारों का सफाया कर देना। मतलब जो फसल के साथ जो अवांछित पादप उगाते या फसलें उगाते उसको बोलते हैं खरपतवार। तो इस खरपतवार का सफाया किया जाता है खेत से, और वो भी बिना किसी मानव श्रम के उपयोग किए बिना। यही मुख्य उद्देश्य होता है किसका, शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवांशिकता रूपांतरित फसल का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस एक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में एक जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल करने का परीक्षण किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसका उपयोग आप जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल करने में इसके टेस्ट किए जा रही है। तो आपको पता रखना है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सा होता है, वो जेट्रोपा होता है। कौन सा होता है, जेट्रोपा। तो पता रखना कि ये जो जेट्रोपा है इसका उपयोग जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल करने में इसके टेस्ट किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। ये एक्चुअल में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी एक परजीवी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब आपको किसका सिलेक्ट करना है, यहाँ पर परजीवी खाद्य फसल को सिलेक्ट करना है जो किसके लिए उपयोगी, विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या के समाधान में उपयोगी होती है। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है गोल्डन राइस, जिसको क्या बोलते हो, सुनहरा चावल बोलते हो। तो जो सुनहरा चावल है वो विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या को समाधान करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। और एक्चुअल में जो गोल्डन राइस है वो क्या है, परजीवी खाद्य फसल है। कौन सी खाद्य फसल है, परजीवी खाद्य फसल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्री शैवालों से निकाला गया एगार एगार अथवा एगेरोस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा डीएनए के अंदर जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, डीएनए अंगुली छापने प्रक्रिया में भी, जिसमें क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो किसमें उपयोग किया जाता है, जो समुद्री शैवाल से निकलने वाला पदार्थ होता है जिसको आप एगार एगार अथवा एगेरोस बोलते हो, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर इन वाले आंसर की व्याख्या मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर व्याख्या पर अपन डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, काफी लंबा बन जाएगा वीडियो, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं इनके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान परजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो जो भी परजीवी जंतु है, तो कौन से परजीवी जंतु है जिनकी संख्या सर्वाधिक है प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है दोस्तों, चूहों की होती है। जो परजीवी जंतु है वो कौन से ज्यादा होती है, चूहे ज्यादा होती है। और चूहे को परिशुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, मूषक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मतलब मूषक या फिर चूहा या फिर रेट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फेड बेच किण्वन विधि में शर्करा को निरंतर डालने की क्रिया निम्न में से किस एक के लिए की जाती है। मतलब किण्वन की विधि है, कौन सी किण्वन की विधि है, फेड बेच। कौन सी किण्वन की विधि है,
फेड बेच। तो फेड बेच जो किण्वन की विधि, इसमें शर्करा को क्या करते हैं, निरंतर डाला जाता है। और निरंतर डालने के पीछे लॉजिक क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, ये किसके लिए ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों हमेशा पता रखिए, निरंतर शर्करा डालने से क्या प्राप्त किया जाता है, एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो फेड बेच किण्वन विधि है उसमें लगातार निरंतर शर्करा को मिश्रित किया जाता है। और क्यों किया जाता है, एंटीबायोटिक्स को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। पौधों में आरएनए इंटरफेरेंस प्रक्रिया का उपयोग किसके विरुद्ध प्रतिरोध विकास करने के लिए किया जाता है। मतलब जो पौधे हैं उसके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस जो प्रक्रिया का उपयोग करके उनको किसके प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो दोस्तों किसके प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग करके सूत्रकर्मियों के प्रति क्या बनाया जाता है, प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सूत्रकर्मी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 51 वाली प्रॉब्लम। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव तथा इसके औद्योगिक उत्पाद का गलत सुमेलित है जबकि शेष 3 सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक मिला रखिए जो इनका औद्योगिक उत्पाद बनेगा, और एक क्या है दोस्तों यहाँ पर गलत मिला रखा है। तो आपको ये पहचानना है कि ये जो गलत है, जो इसके उत्पाद के साथ सही से मेल नहीं खा रहा, सुमेलित नहीं हो रहा है, उसको आपको पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए एस्परजिलस नाइगर बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला सिट्रिक अम्ल की उत्पादन करता है। एस्परजिलस जो नाइगर है वो किसका उत्पादन करता है, सिट्रिक अम्ल का, ये करेक्ट है। फिर देखिए यीस्ट से किसका उत्पादन किया जाता है, स्टेटिन्स का, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे उत्पादन किया जाता है एसिटिक अम्ल का, तो ये भी औद्योगिक उत्पाद बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं किया जाता है। तो गलत कौन सा हो गया, फोर्थ वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट आंसर है। और आपको यहाँ पर जो गलत है उसी को पहचानना था, बाकी तीनों सही है। एस्परजिलस नाइग्रस से सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है, यीस्ट से स्टेटिन्स का उत्पादन किया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ वाला, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है, इसे लैक्टिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन नहीं किया जाता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 53 के अंदर, निम्न 4 कथनों को पढ़िए, उनमें से 2 में कुछ गलती है। मतलब 4 कथन में से 2 कथन तो बिल्कुल करेक्ट है और 2 कथन क्या है दोस्तों, गलत है। तो आपको ये पहचानना है कि वो गलत कथन है कौन से। तो ऐसे कौन कौन से कथन है जिनके अंदर क्या उपस्थित है दोस्तों, गलती उपस्थित है। पहला देखिए, प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस रोजी द्वारा उत्पादित दूध मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन वर्धक था। तो दोस्तों ये गलत हो गया। जो ट्रांसजेनिक जो गाय थी, भैंस नहीं थी, बफेलो नहीं थी, एक्चुअल में काऊ थी और उसका नाम क्या था, प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस। तो ये भैंस नहीं थी दोस्तों, ये पता रखना। रोजी क्या थी, रोजी भैंस नहीं थी, मतलब ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड था, लेकिन यहाँ पर भैंस नहीं थी, बफेलो नहीं थी। तो ये वाला तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मतलब पहला वाला कथन क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अन्य वृहद अणुओं से डीएनए के काम आता है, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो क्या करता है, डीएनए है उसके विशिष्ट अनुक्रम पर क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों से काट देता है। तो ये पता रखना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। सी देखिए इसके बाद में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आरडीएनए तकनीक का एक पद है, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है कि जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है वो आरडीएनए तकनीक का क्या होता है, एक स्टेप होता है। तो ये करेक्ट है। डी देखिए, डिसआर्म्ड रोगाणु कारक प्रपोषी में आरडीएनए के स्थानांतरण में भी काम आते हैं। तो ये वाला भी क्या है, करेक्ट है। मतलब जो डिसआर्म्ड रोगाणु कारक है प्रपोषी में आरडीएनए के स्थानांतरण में क्या आते हैं, काम आते हैं। तो गलत कौन सा हो गया, ए तथा बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 54 में, एमआरएनए की साइलेंसिंग किसके प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप उत्पादन में उपयुक्त होता है। मतलब जो एमआरएनए की जो साइलेंसिंग है किसके प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप उत्पादन में उपयुक्त होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, निमेटोइड्स होगा, या निमेटोड्स या अदरवाइज निमेटोइड्स, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कार्बनिक कृषि के बारे में निम्नलिखित कथन ए से लेकर डी पर विचार कीजिए
और इनमें से आपको सही कथन को क्या करना है, पहचानना है, सही कथन की पहचानना। तो सबसे पहला कथन देखिए, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग जैसे बीटी, कॉटन, कार्बनिक कृषि है। तो कार्बनिक कृषि के अंदर तो अपन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, यूरिया, कीटनाशकों इनका उपयोग नहीं करते। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया कथन। दूसरा वाला देखिए, केवल कौन सा कथन पहचानना था आपको, केवल और केवल सही कथन पहचानना है। दूसरा देखिए, केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थों का उपयोग किया जाता है जैसे खाद, बिल्कुल सही है। कार्बनिक जो कृषि है दोस्तों उसमें केवल और केवल प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे गोबर का खाद हो गया, मतलब प्राकृतिक रूप से उनका निर्माण होना चाहिए। तो ऑप्शन बी वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन स्टेटमेंट नंबर सी की बात करते हैं, कीटनाशकों व यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कार्बनिक कृषि इसके अंदर उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। तो ना ही तो कीटनाशकों का ना ही यूरिया का उपयोग कार्बनिक कृषि में किया जाता, मतलब कथन नंबर सी भी क्या है, सही है। नेक्स्ट वाला देखिए, विटामिन व खनिज से प्रचुर सब्जियों का उत्पादन, विटामिन व खनिज से प्रचुर सब्जियों का उत्पादन, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं है कि जो भी यहाँ पर कार्बनिक कृषि के द्वारा आप जिस भी फसल का उत्पादन करोगे उनमें विटामिन व खनिज पदार्थों की क्या उपस्थित हो, प्रचुरता उपस्थित हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अपन देखेंगे कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कथन नंबर बी सही है, प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कथन नंबर सी भी सही है, कीटनाशकों व यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता है। विटामिन व खनिज से प्रचुर सब्जियों का उत्पादन, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका भी उत्पादन किया जाता है। कार्बनिक कृषि के अंदर जो आपकी जो फसल है उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा विटामिन और खनिज पदार्थ उपस्थित हो। तो कौन सा हो जाएगा, बी, सी और डी, तीनों कथन ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन मतलब जो बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस है प्रोटीन की क्या करती है, क्रिस्टल बनाती है। और ये जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन है दोस्तों एक्चुअल में किस प्रकार से कहां पर इसकी उपस्थिति होती है और कहां पर ये जुड़ी रहती है, आपको ये बताना है। तो अगर बात करेंगे अपन 56 की, तो ये पता रखना है कि ये जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन है ये कीटाणु की मध्य आहार नली, मतलब आहार नली कौन सा, आहार नली के मध्य में मध्य आहार नली की उपकलीय कोशिका द्वारा जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। मतलब बेसिलस जो थ्यूरिंजेंसिस है प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है, ये कीट प्रतिरोधी जो प्रोटीन है कीटाणु की मध्य आहार नली की उपकलीय कोशिका द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक तकनीक आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवित जीवों को संभव बनाती है। कौन सी होती है दोस्तों, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, अदरवाइज पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक। तो पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक ही दोस्तों आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवित जीवों को क्या बनाती है, संभव बनाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी और हिंदी में बोलते हैं पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक। नेक्स्ट वाला देखिए 58, जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार जिसमें डीएनए में बदलाव किया जाता है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार है, एक टाइप है जिसमें डीएनए में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। मतलब डीएनए में जीनों की हेराफेरी की जाती है दोस्तों। इसको कौन सी तकनीक बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं। कौन सी बोलती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में जीएम का मतलब क्या, आनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन किसके विरुद्ध प्रतिरोध हेतु विकसित किया गया। मतलब भारत में जो आनुवांशिक रूपांतरित जो बैंगन है वो किसके प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करने हेतु विकसित किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका कीट। मतलब जो जीएम आनुवांशिक रूपांतरित जो बैंगन है वो कीटों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अंग प्रत्यारोपण के मरीजों में प्रयोग हेतु साइक्लोस्पोरिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है। मतलब जो अंग प्रत्यारोपण है उसमें जो मरीजों में
प्रयोग करने वाली एक औषधि है साइक्लोस्पोरिन है। और तो साइक्लोस्पोरिन है, इसका उत्पादन किससे किया जाता है? इसका उत्पादन किया जाता है कवक के द्वारा, फंजाई के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों की रोकथाम के लिए एक सामान्य बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा? मतलब जो कवकों के द्वारा जितने भी पादपों में रोग होते हैं उनको आपको क्या करना है? उनकी रोकथाम करनी है, उनको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए जो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में आप किसका उपयोग करते हो? तो दोस्तों इसके लिए उपयोग किसका किया जाता है? ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। थैंक यू।